महाराष्ट्र ने की IDSA महाविकास 2026 की मेजबानी। मुंबई में सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच हुआ अहम संवाद। मुंबई, महाराष्ट्र में आज बड़े सरकारी अधिकारी, कंज्यूमर कमीशन के सदस्य, इंडस्ट्री लीडर और MAVIM का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला डायरेक्ट सेलर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक साथ इकट्ठा हुए। ये कार्यक्रम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA ने महाराष्ट्र सरकार के फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर YB चौहान सेंटर में आयोजित किया था। इस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में उपभोक्ता जागरूकता, नैतिक व्यापार नीतियों और महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। IDSA के सालाना सर्वे फी 2023-24 के अनुसार इस सेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 22,142 करोड़ रुपए की बिक्री की। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 4.04% ज्यादा है। तारांकन, ये सेक्टर अभी देश भर में 88 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स को सपोर्ट करता है। तारांकन, इन 88 लाख में करीब 39 लाख महिलाएं हैं। महाराष्ट्र इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बना है। इस सेक्टर में महाराष्ट्र राज्य की कुल बिक्री 2,879 करोड़ रुपए है और राष्ट्रीय बाजार में इसका 13% हिस्सा है। तारांकन राज्य में 10 लाख से ज्यादा सक्रिय डायरेक्ट सेलर्स इस सेक्टर से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र इस इंडस्ट्री के विस्तार और जवाबदेही में सबसे आगे है। कॉन्फ्रेंस में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, शिकायत सुलझाने के तरीके और जिम्मेदार व्यापार व्यवहार पर खास चर्चा हुई। स्मार्ट कंज्यूमर, स्ट्रॉन्ग मार्केट्स शीर्षक वाले एक खास सेशन में डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों के मूल्यांकन पर व्यवहारिक सलाह दी गई। पैनलिस्ट में माननीय श्रीमती वंदना मिश्रा, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, एडवोकेट श्री उदय वारुंजीकर, मेंबर, कंज्यूमर लॉयर्स एसोसिएशन, मुंबई ने अपने विचार शेयर किए। एम्पावरिंग विमेन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप नाम एक अन्य सेशन में ऐसे महिला डायरेक्ट सेलर्स और MAVIM सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की यात्रा दिखाई गई, जो अलग अलग समुदाय में टिकाऊ रोजी रोटी कमा रहे हैं। इन महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। श्री अनिल दिग्गीकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र ने कहा, रेगुलेशन का वास्तविक प्रभाव तभी होता है जब उन्हें जमीनी स्तर पर अच्छे से लागू किया जाता है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और कंपनियों को अपने काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जब ये संतुलन बन जाता है तो मार्केटप्लेस सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वाइस चेयरपर्सन अपराजिता सरकार ने कहा, वास्तविक उन्नति या वृद्धि सिर्फ स्केल से नहीं बल्कि विश्वास से तय होती है। एक सही और पारदर्शी इकोसिस्टम खास तौर पर महिलाओं को मजबूत बनाता है। यह उनमें आत्मविश्वास प्रदान करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है और सही सपोर्ट सिस्टम के साथ उन्हें आय का टिकाऊ माध्यम बनाने में मदद करता है। इंडस्ट्री लीडर्स में मोदी केयर की COO सुश्री सोमा मैत्रा, एटमी इंडिया के CEO MD डॉक्टर अब्राहम ली, IDSA के चेयरपर्सन डॉक्टर रत्नेश लाल और IDSA के ट्रेजरर श्री विवेक कटोच ने भी इवेंट में अपने विचार शेयर किए। महाविकास 2026 उपभोक्ता जागरूकता, नैतिक व्यवहार और महिला एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करने के मिले जुले समर्पण के साथ खत्म हुआ। इस कार्यक्रम ने इस बात को सुनिश्चित किया कि महाराष्ट्र में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य विश्वास और पारदर्शिता पर बने। थोड़ा हम उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, भले ही वो प्रोडक्ट्स के ताल्लुक में हो, सर्विसेज के ताल्लुक में हो, इनवॉइसेस के ताल्लुक में हो, ऑनलाइन फ्रॉड के ताल्लुक में हो, आप अगर थोड़ा बताएं उसके बारे में। हेलो, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंडिया इज वन ऑफ द पायोनियर्स इन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर राइट्स, जिसकी वजह से 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। फिर धीरे धीरे इतने चेंजेस आए, लाइक द डायरेक्ट सेलिंग हैज़ कम, ऑनलाइन मार्केटिंग हैज़ कम इनटू पिक्चर एंड टेली मार्केटिंग हैज़ कम इनटू पिक्चर. So the act had to be amended and now the new act has come into picture. So basically the consumers have the right to safety. The primary rights
कंज्यूमर की हैं वो सेफ्टी की हैं कि उनको हजार्डस गुड्स नहीं सप्लाई हो, विच एवरी इंडस्ट्री एवरी सर्विस प्रोवाइडर हैज़ टू टेक केयर। सेकेंडली उनका राइट है इंफॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्म किया जाए कि उनके जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशंस, प्राइस, ऑल दीज डिटेल्स दे हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। देन दे हैव द राइट ऑफ अवेयरनेस, उनको अवेयर कराया जाए कि उनको क्या चीज़ दी जा रही है, हाउ इट इज़, उनके राइट्स क्या हैं, वेयर दे कैन गेट द रिट्रेसल। देन दे हैव द राइट टू बी हर्ड। अगर उनकी कोई कंप्लेंट है तो आपकी इंडस्ट्री उनको एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सके। एंड अंडर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इट इज़ मैंडेटेड कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी एक रिट्रेसल ऑफिसर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एवरी कंपनी हैज़ टू हैव अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर, उनको एक डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सेकेंडली द कंज्यूमर्स हैव द राइट of redressal of their grievances if it is not done at the company level. So because for that we have the multi-layered consumer dispute resolution commissions. We have district commission, state and national commission, where the consumer can approach for their redressal of grievances. That depends upon the pecuniary as well as the territorial jurisdiction. And the matters which we come across, जो हमको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, जिस पे ज़्यादा कंज्यूमर्स को अवेयर होने की ज़रूरत है, वो है मोस्टली इन बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर एंड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रैवल। ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वी हैव द केसेस, बट जो मुझे लगता है जिससे हर कंज्यूमर डील करता है, वेदर ही इज़ अ डेली वर्कर, ही इज़ एन एम्प्लॉई, whoever it may be, is the insurance sector. So when you go for insurance, there are various red flags which we'll discuss in the next segment. So the consumer has to be really careful while dealing with all these services. Thank you. Thank you, Vandana ji. That was really insightful. And thank you for your input. जैसा उदित जी, I would like to bring you in here. जैसा वंदना जी ने explain करा कि 3-tier system है complaint redressal का under the Consumer Protection Act, plus online forum है, online portal है जहाँ पे consumers, ग्राहक अपनी complaint submit कर सकते हैं, प्लस अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐसे रूल्स भी हैं जिसमें कंपनीज को भी ग्रीवियंस ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इस सब के बावजूद लोगों को ऐसा लगता है कि एक ऐसा थॉट प्रोसेस है कि अभी भी कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम इंडिया में टीडियस है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? हैज इट बीन सिंप्लिफाइड ओवर द इयर्स? डू यू सी अ चेंज? वुड लाइक टू हैव योर थॉट्स ऑन दिस। मला मराठी पण येतं। There may be somebody who is on the dais who may not be aware about the Marathi language, but we are sitting in the capital of Maharashtra, and therefore I started by saying that मला मराठी पण येतं, त्याच्यामुळे मी मराठीतून सुद्धा उत्तर देऊ शकतो। सबसे बड़ी समस्या है कि ग्राहकों को पता ही नहीं चलता कि जज साहब कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, वकील साहब कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट हर्डल, क्योंकि जो सामने वाले का जो बात आने वाला है, जो लैंग्वेज है, द लीगल टर्मिनोलॉजीज है, ये सब कॉमन मैन के लिए प्रॉब्लम है। सो देयरफॉर द सिंपल सॉल्यूशन इज कंसीडर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कॉमन कंज्यूमर। जब भी आप कुछ इनवॉइस देते हैं तो इनवॉइस के पीछे जो भी अलग सारे क्वेश्चंस, देन टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, उसका फॉन्ट आपने देखा है? आप पढ़ भी नहीं पाते। और हम बात कर रहे हैं कि हमारे कितने कंज्यूमर्स को कितना उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर बात करेंगे तो कंज्यूमर में आप खुद जाके कंज्यूमर कमीशन में आप खुद के मामला खुद चला सकते हैं, मगर आज इतना कॉम्प्लिकेटेड फील्ड बन चुका है कि वकीलों की सहायता लेकर आपको करना पड़ेगा, जिसके वजह से वापस सवाल पैदा होता है, रियली वेदर कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड। अगर आज पूरी सिस्टम में जाएंगे
अगर आप देखेंगे पूरी जो हमारी रेगुलर कोर्ट सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दीज आर कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस सिस्टम्स। तो जो आदमी मल्टी लेवल मार्केटिंग हो या डायरेक्ट मार्केटिंग के पास से टूथपेस्ट खरीदता है, वो टूथपेस्ट का जो कंज्यूमर है वो कोर्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए वी नीड सम बेटर सिस्टम एंड देयरफॉर दिस वाज थॉट एज ए वन ऑफ द replacement to the existing system, because the existing system is Taluka Court, District Court, High Court and the Supreme Court. Here is another system which has been introduced at a district level, state commission level, national commission and then Supreme Court. But again the question comes whether this is sufficient, and therefore now the new act has introduced a one more authority which is at a district, which is at a central level, and the honorable collector is also empowered to take further steps. तो आपने जो सवाल पूछा था, बेस्ड ऑन दैट आई कैन कंक्लूड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट सेइंग दैट द कंज्यूमर्स नीड फर्दर बेटर प्रोटेक्शन। क्योंकि आज भी उनको लगता है कि मेरी आवाज कौन सुनने वाला है, आज भी उनको लगता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, आज भी उनको लगता है कि देयर इज समबडी हु इज चीटिंग एंड देयर इज समबडी हु इज ड्रॉइंग अनड्यू बेनिफिट आउट ऑफ दिस सिस्टम। मेरे लिए कौन काम करेगा, ये उसके मन में सवाल है। आई थिंक एज अ लॉयर and as a stakeholder of this entire system, we'll have to redress that. Thank you. It was very helpful and very well said. 4 या 5 चीजें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए, तो वो क्या चीजें हैं? अच्छा, थैंक यू मैम। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर क्योंकि इधर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, इधर डायरेक्ट सेलर्स आए हैं, तो मैं उस बाजू से शुरू करना चाहता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अब कोई भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस होता है, हिंदी कंफर्टेबल है आप सब? ओके, कोई भी कंज्यूमर बिजनेस होता है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग हुआ या इंश्योरेंस सेलिंग हुआ, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉन्जेटिविटी के लिए होती है, वो होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक कंज्यूमर को तभी बनता है जब वो डायरेक्ट सेलर उसको इंफॉर्मेशन देता है जो वेरीफाइबल है, मतलब जो प्रूवन है। तो जब भी कोई डायरेक्ट सेलर एक कंज्यूमर के पास या एक प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर के पास जाता है, तो डेस्परेशन में नहीं, एक्साइटमेंट में नहीं, उसे इंफॉर्मेशन देनी है तो वो जो वेरीफाइबल है, पहली चीज। क्योंकि अगर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है और कंज्यूमर आज स्मार्ट है, भले ही इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी है इंडिया में, पर बाइंग काफी कम है। जो रिसर्च हुई थी पिछले साल जो मैकिन्सी की, उसके हिसाब से जो परचेस है कंज्यूमर का ऑनलाइन, वो काफी कम है, क्योंकि कंज्यूमर डरता है। क्यों डरता है? प्राइस इज अ डिफरेंट फैक्टर, पर कंज्यूमर डरता है कि क्या उसे ठीक इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑनलाइन, क्या उसे एक बार पेमेंट कर देगा, उसके बाद अगर आंसर रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, और तीसरी चीज, अगर उसे प्रोडक्ट नहीं मिला तो उसका एक्सकेलेशन कैसे होगा। उसका फायदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को काफी है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलर्स रहते हैं, वो अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास जाते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक्चुअली में वो क्या सेल कर रहे हैं, वो अपना रेपुटेशन और ट्रस्ट बना रहे हैं। अगर आपने ट्रस्ट अपना ब्रेक कर दिया, आपने कुछ एक्साइटिंग उसको बता दिया कि आपको वेट लॉस हो जाएगा अगर आप ये खाएंगे तो, या वो खाएंगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, तो एक बार आपसे ले लेगा, पर दूसरी बार आपसे नहीं लेगा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कंपनीज के लिए, ये करना है कि जो उनके वेबसाइट्स हैं उस पर इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं, आप सब इंटरनेट एक्सेस करते होंगे, पर काफ़ी कंट्री में काफ़ी जगह इंटरनेट एक्सेस या वेब ब्राउजिंग कम होती है। ये एडवांटेजेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को होता है जब उनके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द ई-कॉमर्स सेक्टर। ये कंपनीज को ध्यान देना है। तीसरी चीज, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए डायरेक्ट सेलर्स को क्या करना है? सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब आप पिच कर रहे हो कोई प्रोडक्ट को, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे रहे हो वो वेरीफाइबल है कि नहीं। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप पैसे ले रहे हो कस्टमर से, तब कस्टमर्स को क्या पूरा समझ है वो प्रोडक्ट की, कि वो प्रोडक्ट क्या काम करता है, उसे क्या मिलने वाला है, और अगर प्रोडक्ट उसको रिटर्न करना है तो उसकी क्या प्रोसेस है।
तीसरी चीज, अगर कुछ गॉड फॉरगेट कुछ खराब चले गया, प्रोडक्ट में गया या उसको प्रोडक्ट रिटर्न करना है, तो उस समय कस्टमर आपकी स्माइल याद नहीं रखेगा, कस्टमर आपका याद रखेगा व्हाट्सएप पर मैसेज था और लास्ट सीन लोकेशन, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया। आप देखेंगे कि LIC के बहुत सारे एजेंट्स सालों सालों से काम करते हैं, यहाँ बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स काम करते हैं, वो सिर्फ रेफरेंस से काम करते हैं। वही आपको अपने कस्टमर से आपको बनाना चाहिए। जब ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट से रेफरेंस मिलेंगे, रेफरेंस से बिजनेस मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको इंफॉर्मेशन एज सिंपल तरीके से देनी है कस्टमर्स को कि ज्यादा से ज्यादा आपको रेफरेंस के थ्रू आपकी इनकम हो। अब कस्टमर्स को क्या क्या देखना चाहिए अगर वो कोई सामान खरीदता है। जनरली क्या होता है, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, जनरली होम केयर होते हैं, लॉन्ड्री केयर होते हैं, ऑटो केयर होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं। तो उस पर कंपनी की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो लेजिबल होनी चाहिए। अगर किसी कस्टमर को समझ में नहीं आता, क्योंकि काफ़ी बार एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तो ये प्रोडक्ट कैसे अलग है दूसरे प्रोडक्ट से जो अवेलेबल है, ठीक है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट वापस करना है, उसने यूज़ किया है, काफ़ी कंपनीज जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है तो भी वापस लेती है। काफ़ी कंपनीज हैं जो अनसील मतलब नॉन मार्केटेबल प्रोडक्ट्स वापस नहीं लेती। तो आपको वो समझाना कस्टमर को ज़रूरी है। और आजकल के कस्टमर्स तो काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं कि हर समय जब भी आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप पिच करते हो तो वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं और अमेज़ॉन और ये सब प्लेटफॉर्म्स पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन लेते हैं जिसके पहले वो आपसे चीज़ें खरीदें। तो एक बार अगर आप ट्रस्ट बना लोगे तो वो आपसे कंटिन्यूस आपके कस्टमर बने रहेंगे। ये गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच महक जी। बहुत ही उम्दा सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसा अभी हमारे को पैनलिस्ट ने सभी ने बोला, ये ट्रस्ट का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, और रिलेशनशिप की जब बात आती है तो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स, ये तीन चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना होगा और एथिक्स के साथ काम करना होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी को बिल्ड करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जैसे अभी मैं कुछ यहाँ पे लीडर्स को सुन रहा था, बिल्कुल उन्होंने सही बोला, इस इंडस्ट्री में डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं। कुछ पढ़े लिखे आते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे आते हैं, कुछ नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। इस इंडस्ट्री में कुछ चीज़ों को हम ट्रेनिंग्स के माध्यम से इंश्योर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम वहाँ पर उनको बताते हैं कि उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, कैसे कस्टमर को चीज़ें बतानी है। प्रेशर बिल्ड नहीं करना है, आपको एथिक्स पे बात करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज पे बात करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस बतानी है। एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर पर्सनलाइज सेलिंग है। जैसे भी प्रांजल जी बोल रहे थे कि आप रिलेशनशिप में जाकर के लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, तो रिलेशनशिप में लोग आपको एंटरटेन क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं इस वजह से आपकी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाती है कि आप उनको सही चीज़ दें, सही तरीके से दें। तो एज ए इंडस्ट्री हमें जो सबसे पहली चीज़ इंश्योर करनी है वो इंश्योर करनी है कि जो इंडस्ट्रियल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हमें 100% फॉलो करना है। हमें कस्टमर को रिटन जो पॉलिसीज हैं वो दिखानी है, बतानी है। मैम ने शुरुआत करी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, दो बड़े चैलेंज हैं, एक राइट टू इंफॉर्मेशन है और एक राइट टू क्लैरिटी है। कस्टमर्स को हम प्रोडक्ट बताते हैं या कोई भी सर्विस अपनी बताते हैं तो वो जल्दीबाजी में वो भी होता है और हम भी जल्दीबाजी करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें फटाफट सेल्स मिल जाए। सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो समय लें, कस्टमर को भी सोचने का मौका दें। कई बार कस्टमर भी जल्दीबाजी में फैसला लेता है, वो कंपेयर नहीं करता, वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं जानता, तो उसको रिटन पॉलिसी जरूर बताएं। जो भी डिस्क्लेमर्स हैं दैट शुड बी क्लियरली स्पीक आउट। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर फिर भी कोई चैलेंज रह जाता है तो वहां पर एक क्लियर कट इंडस्ट्री की तरफ से रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, सो दैट कस्टमर को कोर्ट तक जाने की मतलब जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अभी सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली बात करी कि इतने सारे कोर्ट है, कस्टमर कंफ्यूज रहता है, कस्टमर जाता ही नहीं है। एक टूथपेस्ट ले रहा है या एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, कस्टमर कोर्ट जाना ही नहीं चाहता, उसको लगता है क्या 100-200 रुपए के लिए माथामारी करूंगा मैं। तो कंपनीज या इंडस्ट्रीज को ये इंश्योर करना है कि उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म इतना
इजी होना चाहिए कि कस्टमर को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आज उसको हम इंस्टेंटली सपोर्ट कर सकें। और जितनी भी लेजिटिमेट कंपनीज हैं या जितनी भी लेजिटिमेट कंपनीज इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, वो इस चीज को इंश्योर करती हैं कि हम कस्टमर को इंस्टेंटली सपोर्ट करें, उसकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसको सोल्यूशन दें, सो दैट उसको कस्टमर को किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे सामने आ रहे हैं, बड़ी से बड़ी चीज के लिए भी लोग हमारे सामने आ रहे हैं एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। ई फाइलिंग हो रही है ई जागृति पे। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन इज देयर वेयर कंज्यूमर्स, अगर आपने एक टूथपेस्ट बेचा और वो खराब है तो नेशनल हेल्पलाइन पे कंज्यूमर कंप्लेंट करेगा, आपके पास में उसके रिड्रेसल के लिए गवर्नमेंट मैटर भेज देगी। इफ यू आर रिजॉल्विंग देन वेल एंड गुड, अदरवाइज द मैटर विल कम बिफोर अस। हमारे सामने उसको ई फाइलिंग करनी है। कोर्ट फीस मैक्सिमम मैटर्स में नहीं है अनलेस इट इज ऑफ अ हाई वैल्यू एंड हम सिर्फ देखते हैं कि उसमें बेसिक वो कंज्यूमर है कि नहीं, उसने आपको पेमेंट किया है कि नहीं और वो विद इन लिमिटेशन हमारे सामने आया कि नहीं। वी एडमिट द कंप्लेंट, आपको नोटिस जाएगी, अगर आप 30 दिन में जवाब नहीं देते हो तो आपके अगेंस्ट मैटर एक्सपार्टे हो जाएगा। वी विल हियर द कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट एंड रिटन आर्ग्यूमेंट्स वी विल डिसाइड द मैटर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, मैटर्स ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, बट अदरवाइज इट इज दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर कंज्यूमर्स। गवर्नमेंट इज डूइंग impeccable job. CCPA has been brought into picture, which is a regulatory body. अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स करते हो या आप इंडोर्स करते हो, आप इन्फ्लुएंसर यूज करते हो जो ये बताता है या आप खुद ये बोलते हो कि हमारा प्रोडक्ट इस क्वालिटी का है और अगर वो उस क्वालिटी का नहीं होता है, एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। सो रेड फ्लैग्स कंज्यूमर्स के लिए बहुत हैं, बट आई एम फोकसिंग मोर बिकॉज these are the people who are service providers, so you have to be very careful. As far as consumers are concerned, हर एक चीज की इनवॉइस लेनी है और आपने इनवॉइस देनी है। Giving invoice, a proper bill is your responsibility. If you fail to give, consumer can approach us. So giving a proper invoice is also important. Consumer should ensure that he gets a proper invoice. In case of any grievance, the consumer should deal with them in writing. Everything should be in written and you should respond to every grievance raised by the consumer. Because जब हमारे सामने मैटर आता है, भले आपने उसकी कंप्लेंट जेन्युइन है या नहीं, that is secondary. How you have treated your consumer, that is also taken into consideration कि आपने एफर्ट किया कि नहीं. Whether you are valuing your consumer or not, that is one of the criteria when we decide how much compensation to be given. तो अगर आपने अपना बेस्ट किया है तो वी कंसिडर कि ठीक है कॉम्पेंसेशन कम कर सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू योर कंज्यूमर्स तो कॉम्पेंसेशन कैन बी मोर. सो ऑल दीज थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड. कंज्यूमर हैज टू कीप एवरी डॉक्यूमेंट्स हैंडी. हर एक चीज फाइल करनी है इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेज और वेयर यू आर यूजिंग a product and which is related to nutrition and you are claiming some side effects, then आपको expert opinion भी दाखिल करना helpful होगा. And secondly, there is a limitation period which you have to keep in mind कि आपका cause of action arise होने के 2 साल के अंदर आपको कोर्ट में अप्रोच करना है. Similarly, if the complaint is filed against you, तो आपको नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करना है so that you can represent your case. So next my colleague Mr. Varun Jikar will put more light onto the subject. Thank you, Vandana ji. That was very helpful. आपने I think practically हमें बहुत अच्छे से explain करा कैसे कोर्ट्स के लेवल पे, हेल्पलाइन के लेवल पे, CCPA के लेवल पे you know जो सरकार है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, लॉट इज बीइंग डन. CCPA जो ASCII के साथ यूज़ कर रहा है, जो अभी कंज्यूमर अवेयरनेस है, जो ऑनलाइन कैंपेन्स किए जा रहे हैं ग्राहक जागरूक ग्राहक के लिए भी, वो बहुत ज़्यादा हम सबको नज़र आ रहा है. सो थैंक यू मैम फॉर योर इनपुट्स. मूविंग ऑन दिस टॉपिक टू उदय जी. उदय जी, जैसे हमने बात करी अभी कि वंदना जी ने भी बोला और ये टॉपिक संदीप जी ने भी टच किया था कि एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन अग्रेसिव मार्केटिंग एंड इंश्योरिंग दैट नो मिसलीडिंग क्लेम्स गो आउट, स्पेशली
considering the nature of the industry and the products. ऐसा हो सकता है for example कि कुछ products dietary supplements हों लेकिन उसको कोई third party कोई consumer confuse कर सकता है with having medicinal properties or nutritional products can be confused with drugs. So what is that balance that as an industry one needs to maintain? सगळ्यात प्रथम असं आहे की आपण सगळे डायरेक्ट सेलर्स आहात, त्याच्यामुळं तुम्हाला काय काय डिफरन्सेस अवेलेबल आहेत याचं आपण एकदा यादी करूया. द फर्स्ट डिफरन्स विच यू कॅन टेक इज दिस दॅट आय एम नॉट अ मॅन्युफॅक्चरर. तुम्ही वस्तू तयार करता का? नाही करत. So you can say that company is the manufacturer, so therefore if you are having some claim or grievance with reference to the quality of the product, then go and prosecute that company. That can be your defense. तुमच्या माहिती करता हा डिफेन्स सुद्धा टिकत नाही. दुसरं, तुमच्या स्कीम्स असतात, त्या स्कीम मध्ये तुम्ही सही घेता प्रॉस्पेक्टिव्ह परचेसरची आणि त्या स्कीम मध्ये लिहिलेलं असतं ही इज एंटायटल्ड टू गेट सो अँड सो पर्सेंटेज कन्सेशन इन द नेक्स्ट पर्सन हू इज देअर. त्याला तुम्ही पुढच्या माणसाला माल विकलात तर तुम्हाला एवढं कन्सेशन मिळतं. सो देअरफॉर you can take a defense that the purchaser has become a partner in this entire system. हे सुद्धा टिकत नाही. ये भी नहीं हो सकता. मग काय प्रॉब्लेम येतो की देर आर टू कॅटेगरीज बेसिकली. वन इज इफ देर इज ए गुड विच इज सोल्ड then the defect in the goods is one of the head under which there can be a case. If there is a service, then deficiency in the service is the another head in respect of which there can be a case. तेव्हा तुम्ही जर मॅन्युफॅक्चरर असाल तर त्या गुड्स मधल्या डिफेक्ट बद्दल होईल, सर्व्हिसेस मध्ये असाल तर डिफिशियन्सी बद्दल होईल. पण जो प्रश्न मला विचारलेला आहे दॅट इज वन स्टेप अहेड विच सेज की विथ रेफरन्स टू दोज मिसलीडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट्स अँड मिसलीडिंग क्लेम्स. So therefore, what is the provision in the scheme of the act? The act contemplates there are 2 or 3 keywords. One is unfair trade practice, and it has been defined exhaustively. UTP म्हणजे काय? Unfair trade practice म्हणजे काय? दुसरा वर्ड येतो restrictive trade practice, RTP. So UTP आणि RTP म्हणजे काय हे आपल्या सगळ्यांना माहिती पाहिजे. If you want to avoid any kind of a litigation against you, then you should follow these principles which are there. Like unfair trade practice तुमच्याकडून होता कामा नये. You should not adopt the restrictive trade practice. Having said about this, now the next issue which I wanted to share is this, that ultimately don't forget, at the end of the day, you are also consumer. See, this entire judicial system is for whom? It is for a common man. The person who has purchased the product is a consumer within the meaning of Consumer Protection Act. But at the end of the day, everybody is a product of this entire, everybody is a consumer of this entire judicial system. आज आपण जात्यात असाल, उद्याच्याला सुपात याल. Today you are standing as an opposite party, tomorrow you will be a complainant. And therefore most important message is this, we will have to understand that responsibility as a consumer of this entire judiciary. आणि त्या न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास अबाधित राहिला, तो जर टिकून राहिला तर ही सगळी व्यवस्था टिकणार आहे. वन ऑफ द स्पीकर मेड अ रेफरन्स दॅट देयर इज नो नीड टू गो टू द कंज्यूमर कमिशन. That's an idealistic situation. I wish every success to everybody, but जहां तक आज की सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट के पास आपको आना पड़ने वाला है. So therefore be ready, and as far as possible you will have to come with all those evidences which can be placed before the honorable president of the commission. For example, आप SMS भेजते हैं, SMS का स्क्रीनशॉट निकालना या जो भी रिट्राइव करके वापस सब जमा करना और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना, these are the mandatory things. There may be chat on the WhatsApp. That WhatsApp chat, how are you going to prove in the court of law? ये कैसे प्रूव करते हैं कई सारे लोगों को पता नहीं होता. आपण शोधूया आपल्यापैकी किती लोकांना व्हॉट्सअप वरचा जे संभाषण आहे हे कोर्टात सिद्ध करायचं माहितीये का? हात वरती करा. इज देयर एनीबडी हू अंडरस्टँड्स हाऊ यू कॅन प्रूव्ह द व्हॉट्सअप चॅट इन द कोर्ट ऑफ लॉ? दिस इज द ऍक्च्युअल सिच्युएशन. And therefore
whenever there is a direct selling, whenever there is a multi-level marketing or otherwise, these are the things which are required within the framework of the law. So therefore, the simple thing, you will have to improve your legal knowledge and take precautionary steps. I think for the time being that is enough. Thank you. Change the customers. Customers are somebody who is giving you the money for something which he may need or may not need. And he has a lot of options. E-commerce portals है, mom and pop stores है, आपके पड़ोस में किराना की दुकान है, वो आपके competition है. तो चेंज किसको होना पड़ेगा? तो डायरेक्ट सेलर्स को होना पड़ेगा और डायरेक्ट सेलर कंपनीज को होना पड़ेगा. अब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था और बताया था कि ट्रस्ट ही एक चीज है जो आपको इनकलकेट करनी है, और वो ट्रस्ट कस्टमर को कब होगा? वो ट्रस्ट कस्टमर को तब होगा जब अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, गॉड फॉरबिड, पर प्रॉब्लम आती है कोई प्रोडक्ट में, तो आप उसको कैसी सर्विस देते हो. इसी के कारण काफी, जब मैं पहले कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा था तब काफी डायरेक्ट सेलर्स थे और वो आज आए गए हैं, तो इसलिए वो पहचान हुई. तो अच्छा लगा कि इतने टाइम से कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, 20-20 साल हो गए लोगों को. तो हमें जैसे जैसे इंटरनेट और ई कॉमर्स बढ़ रहा है तो हमें ज़्यादा क्रेडिबल, और अभी का स्मार्ट कस्टमर को क्या चाहिए कि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसको क्या मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट चाहिए कि उसको बेवकूफ़ मत समझो. तीसरी चीज़, उसको प्रोटेक्शन चाहिए कि अगर उसे प्रोडक्ट वापस करना है तो उसके पास क्या प्रोटेक्शन है. ये 3 चीज़ों का अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर हो सकते हैं या डायरेक्ट सेलर कंपनी हो सकते हैं. ये मेरा थँक्यू पंडित, थँक्यू. मला तुमचे मत येऊन खूप आनंद होत आहे. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में. मुझे मराठी उतना आता नहीं है, मगर मैंने कोरिया में रहते वक्त मराठा मंडल के सदस्य हुआ करता था. आप लोगों को पता चला होगा. मुझे लगता है यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि महाविकास 2026, मुझे लगता है महाविकास यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं. मेरी माँ एक महिला है. मैंने भाषा भी माँ से सीखा. इनफैक्ट मेरा पहला लीडरशिप भी माता से सीखा. इनफैक्ट मेरे कोई भाई नहीं है, बहन है 2, तो मेरा घर में भी झगड़ा उनसे ही सीखा. माँ, बहन, लीडरशिप का एक बहुत आगे बढ़ाव होता है. आप विश्वास नहीं करिएगा, अगर हम पुराणों में जाते हैं, पार्वती बनके सह भी सकती है, दुर्गा बनके लड़ भी सकती है. हाँ, ताली आप बंद क्यों कर दिया? ये आप ही के बारे में बोल रहे हैं. आपको पता है कि एक बार अगर आप ठान लेते हो, आप आपके पति का तो सुनता ही नहीं है, वो छोड़ दीजिए, आप भगवान का भी सुनना बंद कर देते हैं आप. सो इतने शक्ति लेके पहले आप देख सकते हैं महाराष्ट्र क्यों आगे इतना बड़ा हुआ है. मैं इतना वक्त नहीं लूंगा कि सर का टाइम ले लो या फिर हमारे मैम का भी, पर ये तो मैं बोल सकता हूं कि जो गति से महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, पूरे इंडिया एंड पूरी दुनिया को सीखना है महाराष्ट्र से. कल रात को जब मैं यहां पे आया, रात को 12 बजे दिन निकलता है. मैं सोने के लिए कोशिश कर रहा था, लाइटें इतना जल रही थी बाहर. मुझे पता चल गया. आपको पता है इंडिया के बाहर से जितने भी लोग डेलीगेट्स आते हैं इंडिया में, सबसे अच्छा पसंद करते हैं महाराष्ट्र का टाइमिंग और ट्रैफिक जैम हेट करते हैं. वो टाइमिंग को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि ये शहर बहुत आगे निकल चुका है. महाराष्ट्र इसीलिए बिजनेस सिर्फ नहीं, महिलाओं में भी नंबर 1 है.
और मैं आपको बताता हूं, ये 64% महिलाएं नहीं या 66%, मैं बताता हूं ये 90% तक महिलाएं यहां पे जुड़ेंगी। क्यों? क्योंकि कोरिया में भी हमारा कंपनी एटमी कोरिया से स्टार्ट हुआ है। वी आर देयर इन 115 कंट्रीज। कोरिया में 85% आर वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर एंड 15% आर मेल डिस्ट्रीब्यूटर। ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो फायर है और मुझे दिखता है। वो माइक छीनने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे थे, कहां गई वो धन्य डिस्ट्रीब्यूटर। मुझे हंसी आ रहा था, मगर वो पैशन देख के मैं चौंक गया। वही पैशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं विश्वास देता हूं, हम जितने भी डायरेक्ट सेलर कंपनी हैं आईडीएसए के अंदर, आईडीएसए का लीडरशिप बहुत ही स्ट्रांग है। कटोच जी हैं, हमारे अपराजिता जी हैं, मैं मेरे सिस्टर का नाम भी भूल जाता हूं, और हमारे चेयरमैन इधर बैठे हुए हैं। प्लीज एक बार आप खड़े हो जाइए। हमारे आईडीएसए के करंट चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब हैं। मैं गारंटी देता हूं, जब लीडरशिप इतने स्ट्रांग है तो आप लोगों का कंपनी और कंज्यूमर सेंट्रिक है। मैं आपको गारंटी देता हूं, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी वर्ल्ड में टॉप 20 कंपनीज के अंदर है। और हम लोग किसी भी रॉन्ग डूइंग को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जैसे माताएं अपने बेटे का सही चीज करने के लिए स्ट्रिक्ट होती हैं और प्यार से उसको बढ़ावा करती हैं, वैसे ही हम प्रतिबद्ध हैं कि सिर्फ आईडीएसए के जितनी भी कंपनी हैं, हम आपके साथ हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये स्टेडियम, ये स्टेज नेक्स्ट आईडीएसए का महाविकास महोत्सव में भरा रहे, बड़ा स्टेडियम रहे, 10,000 लोग आए और आप हर कोई यहां पे आके अपना सक्सेस स्टोरी बनाए। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक जोरदार ताली के साथ आपको धन्यवाद देना चाहिए खुद को। नमस्कार। मंच पे उपस्थित सभी डिग्निटरी, यहाँ उपस्थित सब उद्योजक, एंटरप्रेन्योर्स और जिनके भरोसे पे ये डायरेक्ट सेलिंग चलता है, वो कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स रिड्रेसल के लिए, उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए यहाँ पे उपस्थित मिश्रा मैडम और सभी आदरणीय अतिथि। मुझे बताया गया विवेक जी ने कि ऐसा सम्मेलन बोलो या गेट टुगेदर महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है। एंड अभी पता है और प्रेजेंटेशन दिखाया कि महाराष्ट्र इज लीडिंग, और फिगर्स में बताया कि 64% महिलाएं महाराष्ट्र में उद्योजक है या डायरेक्टली जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन यहाँ की उपस्थिति देखते हुए मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का ज़्यादा निश्चित है। अभी ये जो फोरम है, आप डायरेक्ट सेलर्स और कंज्यूमर्स, इनके बीच एक संवाद कि कंज्यूमर्स के क्या प्रॉब्लम्स है, सेलर्स के क्या प्रॉब्लम्स है, और आईडीएसए जो है एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पे डायरेक्ट सेलर्स रजिस्ट्रेशन करके अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो वहाँ पे पूरी स्क्रूटिनी होने के बाद ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और जब कंज्यूमर को मालूम होता है कि ये जो प्रोडक्ट है या एंटरप्रेन्योर है ये आईडीएसए से रजिस्टर्ड है, जुड़ा हुआ है, तो आई थिंक एक ब्लाइंड फेथ रख के कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को स्वीकार करता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो है फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इसके माध्यम से जो भी कानूनी प्रावधान कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के लिए करना है
वो हम कर रहे हैं, किया है, और जो भी आगे करना पड़ेगा, अगर IDSA हमें सजेस्ट करता है, एक अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम से हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में है, तो उनके माध्यम से अगर आपको कुछ सुझाव मिलते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये प्रावधान जरूरी है, ताकि कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेलिंग में जो भी द्विधा रहेगी मन में, वो द्विधा दूर करे, और अगर उसकी अगर कुछ चीटिंग होती है या उसे फंसाया जाता है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोसीजर, लीगल फोरम यहाँ पे निर्माण करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये निश्चित तौर से आप सबके साथ रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलर से, कंज्यूमर से, तो एक अभी बताया कि ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए एक ट्रस्ट निर्माण होना चाहिए। अभी मैडम ने बताया, जो शामली के अभी महाबलेश्वर में व्यवसाय कर रही है, तो आपको दिमाग से काम नहीं लेना है, यहाँ पे आपको दिल से दिल की बात करनी है। एक फैमिली मेंबर, आपका जो कंज्यूमर है वो फैमिली मेंबर है, और फैमिली मेंबर को हम कोई भी गलत चीज़ खाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते। यही सोच मन में रख के सब डायरेक्ट सेलर्स अगर अपना प्रोडक्ट पे क्वालिटी, उसमें जो प्राइस कटिंग है, डायरेक्ट सेलर्स का एक फ़ायदा ये है कि उनको डीलर या डीलर का कमीशन या उसके नीचे शॉप का रेंट, म्यूनसिपालिटी का रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब कुछ नहीं है, तो कॉस्ट कटिंग बहुत सारी हो सकती है। और जो चीज़ मार्केट में 100 रुपये में मिलती है रिटेल शॉप में, वो आपके डायरेक्ट सेल के थ्रू 30 to 40% से भी कम कीमत में ग्राहकों को उपलब्ध होगी। और जो क्वालिटी है, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि इस IDSA के माध्यम से क्वालिटी भी सबसे अच्छी आप डायरेक्ट सेलर दोगे। आपके इस सेमिनार को मैं शुभेच्छा देता हूँ, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग देने की मैं आपको यहाँ पे विश्वास देता हूँ। धन्यवाद। Everybody, जय महाराष्ट्र। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन वो कर्म भूमि है, बट ये मेरी दिल वाली भूमि है। सो आई एम अ मुंबई गर्ल फॉर मेनी इयर्स, वर्कड इन महाराष्ट्र एंड मुंबई फॉर मेनी इयर्स, सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। आई एम अ वेरी वेरी पैशनेट डायरेक्ट सेलर। मैं 10 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, इससे पहले बहुत साल पहले 2005 से 15 तक, और फिर नेक्स्ट 10 इयर्स में मैंने रिटेल वर्ल्ड देखा। सब बड़े बड़े रिटेल जितनी भी कंपनियां उसमें काम किया है यहाँ पे, वेदर इट्स ई-कॉमर्स और रिटेल, और 3 साल में एंटरप्रेन्योर भी रही इंडिया में और कनाडा में। सो आई एम फॉर्चुनेट कि अभी 8 महीने पहले I chose to come back to direct selling. Very very proud to come back to direct selling. So I think that should give you confidence कि इस इंडस्ट्री में बहुत दम है, right? After having seen e-commerce, after having seen pure play retail, wanting to come back, and I'll give you some of those thoughts कि क्यों हमें लगता है कि हम उस जर्नी में हैं जो हमारी ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। क्यों है इन्फ्लेक्शन पॉइंट? नंबर 1, आज के दिन आप जब शॉपिंग करते हैं, सबसे ज्यादा किसमें शॉपिंग करते हैं? क्विक कॉमर्स या बहुत ज्यादा? यस और नो? कुछ बोलिए नहीं तो सब सो जाएंगे। हाँ, मेरे पास 5 मिनट टाइम दिया गया है, ठीक है? सो क्विक कॉमर्स में करते हैं। क्विक कॉमर्स एल्गोरिदम से चलता है, हमारा बिजनेस चलता है ट्रस्ट से, कम्युनिकेशन से, राइट? तो वो हमारा पावर है। आप सोच के देखिए, व्हेन यू ओपन क्विक कॉमर्स, आई डू दैट वेरी ऑफ्टन, राइट? मुझे धनिया पत्ता लेना होता है, मैं 5 टैब खोलती हूँ, जहां पे सबसे जल्दी आएगा और जहां पे सबसे सस्ता आएगा। कोई ब्रांड लॉयल्टी तो है नहीं, राइट? एंड वेयर कैन वी बीट दैट? कंजम्पशन ही तो हो रहा है, लोग सामान ही तो खरीद रहे हैं। हम भी तो वही करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। वी हैव अ बंच ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, वी टेक इट टू पीपल, राइट? एंड हमारे लिए क्या उपाय है कि पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट, people stick to people they trust, right? So हमारे पास वो ट्रस्ट वाला फैक्टर है जो आज सुबह से हम सुने जा रहे हैं। And I think as a direct selling community, I think वो ट्रस्ट को हमें ना बहुत समेट के रखना है। We cannot let go of that trust, right? Because that's our biggest power, right? So trust in direct selling, anything we communicate to anyone, we should do it from a place of trust,
right? For the organization, for the direct selling community at large, and for our millions of people. आपने देखा कितनों की कमाई होती है इस बिजनेस से, right? एक गलत काम और पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाती है, बदनाम हो जाती है, right? So trust for me is very very big. The second piece, compliance. हम कभी परेशान हो जाते हैं, मेरे काफी लीडर फ्रेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हमें कंप्लायंस देखना पड़ता है, हमें सारे आधार कार्ड, FSSAI क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे लिए एक पावर है, right? Compliance again connects with trust and it gives us the credibility in the market. So इसीलिए हमारे पास जो compliance के options है करने के, ये बहुत important है. सबसे पहले being a IDSA member, and I think we should give a big round of applause to IDSA. This is the most credible direct selling body, right? आप सबको पता है, and we are very proud to be an IDSA member. वहीं से तो पहला stamp of credibility आ जाता है. Second stamp of credibility आपके respective company में आ जाता है, right? I'm from Modi Care. हमारी बहुत strict compliance policy है. We have a huge team. We have 60 people in the team who just do compliance, right? We have a full legal panel which does compliance for us, right? So वो एक चीज आ जाती है जो आप as direct selling leaders, वो आप हक से उसको आगे जाके लेके जा सकते हैं. उसी से और भी trust build होती है. Third वाली piece जो है retail, डिजिटल रिटेल की तरफ वर्ल्ड मूव कर रही है, राइट? हमारे पास डायरेक्ट सेलर्स के पास क्या उपाय है? हमारे पास रिलेशनशिप बेस्ड रिटेल करने का मौका है. डोंट वरी अबाउट आप वन ऑन वन बात कर रहे हैं, आप डिजिटली बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक माध्यम है. हमें ये देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे को लोगों को सही तरीके से सही मायने से कंज्यूम कराना है, सही क्वेश्चंस पूछ के, सही आंसर्स देके, सर्विस करके, राइट? तो इससे क्या होता है? रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एंड रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेसेस आर हियर टू स्टे. सो आई थिंक हमारे पास ये जो रिलेशनशिप, ये कंप्लायंस और ये ट्रस्ट कि ये तीन जो पैरामीटर्स है, इसको पकड़ के इफ वी गो फॉरवर्ड, एजुकेट प्रॉपरली, इफ वी take the right message to the right people, give right advice to right people, I think we are here to stay for sure. Right? So give yourselves a big round of applause. इतनी एनर्जी है इस रूम में, और महाराष्ट्र के लिए कहना चाहूंगी कि I have worked in Maharashtra in direct selling, and I think some of the most amazingly professional entrepreneurs are in this state. Right? आपने यहाँ पे देखा 65% women है महाराष्ट्र में डायरेक्ट सेलिंग में, compared to 44% in India and 71% globally. Right? So महिलाएं तो बहुत आगे हैं already. Right? And this is an urge to all the men, all the youth and women. ये जिस तरीके से बढ़ सकता है, आपके अंदर इतनी एंटरप्रेन्योरशिप है, इतनी ऑनेस्टी है, इतनी प्रोफेशनलिज्म है. I think we can take Maharashtra, just not Maharashtra, all of India to the next level. Right? And the last point, I'm sorry I'm rushing, but I know we have to move forward. ये मेरा passion subject है, मैं तो सारा दिन बोल सकती हूँ, but I won't do that to you. Women and youth, right? एक महिला, एक लाइन बोलना चाहूंगी, मुलगी सिकली प्रगति झाली, right? एक बच्ची को जब हम पढ़ाई कराते हैं तो बहुत प्रगति होती है. And I'll take it one step further. एक महिला को जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे ना उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ना उन्हें बहुत कुछ, जैसे सुरेखा जी ने कहा, अपनी वो सॉफ्टनेस नहीं छोड़ के आना पड़ता. You don't need to get rid of everything that you've learned all your life, right? You take forward what you need to take forward, right? इसमें अगर वो अपनी एक अस्तित्व बनाएंगी, एक अपनी डिग्निटी बनाएंगी, फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगी, तो उनके घर में बच्चे, उनकी पूरी फैमिली, उनकी बेटियां, उनके बेटे ये देखते हैं कि महिला का स्थान सिर्फ घर पे नहीं है. दे आर नॉट द प्राइमरी केयर गिवर्स, राइट? उससे क्या होता है? प्रगति होती है. हमारी बच्चियां एक अलग तरीके की दुनिया देखती है, हमारे बेटे ये देखते हैं कि महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाए, घर में कैसे ट्रीट किया जाए. सो ये इनकम तो है, एंटरप्रेन्योरशिप तो है, अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इससे बहुत बड़ा एक बदलाव आ सकता है. So let's stick to the ethos of direct selling. Let's follow compliance. Let's build trust. Let's build relationships, and let's build India. Thank you.